सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप लोग ठंड में भी और शाम को जब हम लोग चलने के लिए तैयार हो रहे थे तो उस वक्त बर्फबारी भी हुई थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ। माफ़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं है। थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि बोला तो उल्टा सीधा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं हिंदी में बात करूँ या फिर अगर आप अंग्रेजी। दोस्तों, आज से करीब 2-2.5 साल पहले मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था, ख्वाब में भी नहीं देखा था कि कभी इतनी दूर आऊंगा और कभी किसी मंच पर खड़े होकर कोई भाषण दूंगा। कभी कोई सपना मेरा नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा, राजनीति में आऊंगा, भाषण दूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों से कहूंगा कि आप वोट दीजिए, मुद्दों पे उनसे बात करूंगा। मेरा पेशा बिल्कुल अलग था, मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन, मेरा मिशन बिल्कुल अलग था। मैं जर्नलिज्म में था, टेलीविजन में था, रोज शाम को रोज रात को टीवी के सामने बैठकर बहस करता था, डिस्कशन करता था, डिबेट करता था। पॉलिटिशियंस के अलावा जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती थी उनके साथ इंटरैक्ट करता था, इंटरव्यूज करता था। और यकीन मानिए, मैं ये बात बार बार कहता हूं, मुझे राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं दिल से राजनीति से नफरत करता हूं और उसका कारण बहुत साफ, बहुत स्पष्ट। मुझे लगता था कि राजनीति का मतलब होता है एहसान फरामोशी, धोखेबाजी, लोगों के पीठ पर छुरे मारना, झूठ बोलना, गुमराह करना और राजनीति को एक तरीके से धंधा बना देना। 23 साल मैंने पत्रकार होने के नाते मैंने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा, बड़े बड़े राजनेताओं से इंटरैक्ट किया, कैबिनेट मिनिस्टर से बात हुई, प्रधानमंत्रियों से बातचीत होती थी, लेकिन कभी मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि मुझे इन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। इसलिए मुझे खुद बड़ी हैरानी होती है जब लोग मुझे कहते हैं कि आप पॉलिटिशियन हो गए। मैं बार बार कहता हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, क्योंकि पॉलिटिशियन शब्द हिंदुस्तान के राजनीति में एक बहुत गंदा शब्द हो गया। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो। हम सब लोग जो यहां मौजूद हैं और जो हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, हम सब लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं देश की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं, वोट देते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिशियन होना बिल्कुल अलग था। और मेरे अंदर इतना साहस है कि मैं आज आपके सामने आ सकूं और आपसे बात कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का एक नुमाइंदा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, मुझे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हिंदुस्तान जिस मकाम पे खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान आज जिस दिशा में जा रहा है, वहां पे हम सब लोगों को मिलकर एक कोशिश करनी होगी नया हिंदुस्तान बनाने की, और हम इन पॉलिटिशियंस के हाथ में हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी होती या मुझे पॉलिटिशियन बनना होता तो मेरे लिए आम आदमी पार्टी लास्ट ऑप्शन होता, आखिरी विकल्प होता। मैं आराम से बीजेपी में जा सकता था, मैं आराम से कांग्रेस में जा सकता था या दूसरी पार्टी में जा सकता था, और आराम से कम राज्यसभा तो मिली जाती, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं थी। और धंधा भी खूब अच्छा चलता, कायदे से धंधा चलता।
और हो सकता है कि 2-3-4 सालों के अंदर मेरे बड़े बड़े बंगले भी हो जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो जाती हैं। लेकिन अगर मैंने सोचा कि मुझे आम आदमी पार्टी के साथ होना है, तो यकीन मानिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना एक बहुत बड़े घाटे का सौदा है। उसकी पहली शर्त है आपको बेरोजगार होना चाहिए। आप अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हो, अपना धंधा छोड़ के आ रहे हो। दूसरी पार्टियों में लोग राजनीति के जरिए बड़ा बनते हैं, पैसा कमाते हैं, काला धन बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं। और मेरे जैसा आदमी जो राजनीति में आने के पहले अच्छी खासी तनख्वाह पाता था, आज बेरोजगार पिछले 2 सालों से और अपनी बीवी के तनख्वाह में पड़ रहा है। इससे ज्यादा लानत क्या हो सकती है? हमारे बीच में संजय जी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दिल्ली में बंगाली मार्केट में जाते हैं तो खा पी तो लेते, लेकिन जेब में हाथ डालते पता चला पैसे नहीं है, तो कहना पड़ता है या कोई मिल जाता है तो वो दे देता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूं या मैं संजय जी की पीठ थपथपाना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जो यहां आज इकट्ठा हुए हैं, जो आप लोग हिंदुस्तान से इतनी दूर यहां मौजूद हैं, वो किसी खास भावना के साथ इकट्ठा हुए। कोई मन में कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कहीं मन के किसी कोने में कोई संवेदना जिंदा बची हुई है। हमारे अंदर का आदमियत अभी जिंदा है, सांस ले रहा है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी वहां पहुंचे जिसके बारे में हमें अतीत के बारे में बताया जाता है कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष एक ऐसा देश था जिसके बारे में कहा जाता था ये सोने की चिड़िया है, जहां दूध और शहद की नदियां बहा करती थी, जहां रामराज्य होता था, जहां कभी कोई किसी के बारे में बुरी बातें नहीं करता था। हम ऐसा मुल्क चाहते हैं, इसलिए हम यहां आज इकट्ठा हुए। अगर हमारे अंदर ये तकलीफ नहीं होती, ये पीड़ा नहीं होती, तो शायद हम लोग बीजेपी के किसी बैठक में शामिल होते, कांग्रेस की किसी बैठक में शामिल होते, अकाली दल के किसी बैठक में शामिल होते, क्योंकि वहां कमिटमेंट नहीं है। वहां देश बनाना है, मुल्क से मोहब्बत, ये कमिटमेंट नहीं है वहां, क्योंकि वहां धंधा है। राजनीति उनके लिए धंधा है। सबसे पहले अपना पेट भरना है, अपना जेब भरना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सब लोग मामूली आदमी नहीं हो। हमारे बीच में छोटे मोटे मतभेद होंगे, हमारे बीच में आपस में झगड़े भी होंगे, और हमें लोकतंत्र में अगर हम रहते हैं तो झगड़े करने का हमारा अधिकार है, मतभेद रखने का हमारा अधिकार है, अपने नेताओं के सामने खड़े होकर आपत्ति दर्ज कराने का हमारे पास अधिकार है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग एक सपना लेकर आए हैं और उस सपने के तहत यहां आए। वो सपना पूरा करना, एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना, एक ऐसे मुल्क का सपना जिसके बारे में हम गर्व से कह सके कि हां, हम हिंदुस्तान के बासिंदे हैं, जहां पे कभी दूध और शहद की नदियां बहती थी, जहां राम राज्य है। तो हम यहां पर इसीलिए इकट्ठा हुए। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी की, मैं अपने आप को कभी किसी राजनीतिक पार्टी का, मैं आम आदमी पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं है, मैं उसे पार्टी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि एक आंदोलन है, एक क्रांति, और हम सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, हम सब लोग उस क्रांति का हिस्सा हैं। हम सब लोग उस अधूरे सपने को लेकर यहां इकट्ठा हुए हैं, जो आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के महान सपूतों ने वो सपना देखा, जिन्होंने देखा था कि इस देश को गुलामी से आजाद कराना है, जिन्होंने सपना देखा था एक हिंदुस्तान बनाना है, जिन्होंने उस सपने के लिए जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, और जिसके लिए सरदार भगत सिंह 22 साल की उम्र में, उस नौजवान आदमी ने जो असेंबली के अंदर बम फेंकने के बाद भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भागना पसंद नहीं किया। उनको अंग्रेजों से डर नहीं लगता था, उनको वो फांसी के फंदे से डर नहीं लगता था, उन्हें जान जाने का डर नहीं था। उस नौजवान ने क्यों
फांसी के फंदे को चूमना बेहतर समझा। उस नौजवान ने क्यों असेंबली के अंदर बम फेंका? उस नौजवान को क्या अपने मां बाप से प्यार नहीं था? क्या उस नौजवान को अपने खेत खलिहानों से प्यार नहीं था? क्या उस नौजवान की आंखों में सपना नहीं था कि एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा, मैं भी खेत खलिहान के अंदर ऐसी फसल उगाऊंगा जो सोना होगा? क्या उस आदमी के आंखों में, क्या भगत सिंह की आंखों में वो सपना नहीं था कि एक दिन मैं भी ब्याह रचाऊंगा, मेरी भी बीवी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे? क्या वो सपना नहीं था उनकी आंखों में? तो क्यों उस शख्स ने हंसते हंसते फांसी को अपने गले लगाया? कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। वो सपना था अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का सपना। वो सपना था मुल्क के साथ मोहब्बत का सपना। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज हम लोग जो यहां इकट्ठा हुए हैं, हम सब लोगों का एक साझा है, हम सब लोगों के बीच में करार है, हम सब लोगों के बीच में एक संधि है। और संधि यह है कि आज हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको बदलना है। ऐसे नेताओं को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को उखाड़ कर फेंकना है और हम सब लोग वो काम करेंगे। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, हमने संविधान बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, इतना बड़ा संविधान जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी संविधान है, जिसकी पहली शर्त है कि इंसान के बीच में फर्क ना हो। पहली शर्त। जहां मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी और मामूली रिक्शा चलाने वाले के बीच में कोई फर्क नहीं। कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन ये सारी बातें किताब के अंदर है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बस यही बात चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? आप लोग उससे बेहतर जानते हैं क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आपका बच्चा, अगर आपके घर के अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाए और उसका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको लेना हो, तो जब तक आप वहां बैठे क्लर्क या अफसर की जेब गर्म नहीं कर देंगे, आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा। और अगर घर के अंदर किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर लेने जाना हो, तो कितनी भी कमी हो, कितनी भी मायूसी हो, आपको बिना पैसा लिए हुए मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता। और कितनी बड़ी त्रासदी है। जब से सभ्यता शुरू हुई है, मैं हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में नहीं, मैं दुनिया की सारी सभ्यता के बारे में बात करता हूं। जब से सभ्यता शुरू हुई है, तब से एक मान्यता है, जीवन और मृत्यु दोनों ही ऊपर वाला देता है। जो चीज ऊपर वाला देता है, उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए हमें नीचे के इंसान को घूस देना पड़ता है। क्या ये शर्म की बात है? मैं ये कहीं नहीं रहा हूं कि आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए घूस देना पड़ता। मैं ये कहीं नहीं रहा हूं कि आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए घूस देना पड़ता। मैं आपसे कहीं नहीं रहा हूं कि रेड लाइट जंप करने के बाद जहां आपको जुर्माना देना चाहिए, आप 100 रुपए उसका जेल जंप करने के बाद आप बाहर हो जाते हैं। मैं ये कहीं नहीं रहा हूं कि अगर आपका बेटा कत्ल कर दे और कत्ल करने के बाद तो जज को घूस देके आप बरी हो सकते हैं। मैं ये कहीं नहीं रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आप 10 लोगों को गोली मारने के बाद भी आप जुडिशरी को खरीद कर आप बच सकते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा, बहुत बड़ी बड़ी बात है। मैं तो बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। और छोटी सी बात यह है कि बच्चा पैदा हो जाए तो घूस देना पड़ता है, घर में मृत्यु हो जाए, कमी हो जाए तो घूस देना पड़ता है। अगर ये रूल ऑफ लॉ हो तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं। अभी कल परसों मैं अपने साथी राजेंद्र जी से बात कर रहा था, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, सड़कें देख रहा था कनाडा की। मैंने पूछा ये सड़क कितने साल चलती है? उन्होंने कहा कि ये सड़क 25 साल भी चलती है, 30 साल भी चलती है, 35 साल भी चलती है। उन्होंने कहा कि आप वेबसाइट पे चले जाओ, आपको एक एक सड़क का हिसाब मिल जाएगा।
कौन सी सड़क कितने साल चलती? तो मैंने बड़े आश्चर्य से कहा, मैंने कहा 25 साल ये सड़क चलती है? बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने मन में सोचा कि हिंदुस्तान में तो सड़क चलती ही, क्योंकि सड़क बनती नहीं, सड़क बनती नहीं, इसलिए सड़क चलती नहीं, और बन जाए तो पता भी नहीं चलता। कागज में ही सड़क बन जाती है, कागज में सड़क बिगड़ जाती, कागज में फिर सड़क बनती, फिर बिगड़ जाती। एक ही सड़क को कई कई बार बना दिया जाता। तो जो पैसा ईमानदारी के साथ सड़क बनाने में एक बार लगना चाहिए ताकि 25 साल चले, वो हिंदुस्तान के अंदर एक साल में 25 बार सड़क बनती है। वो पैसा अगर गरीब की शिक्षा में लग जाए तो मुल्क का तरक्की नहीं करेगा। कनाडा में एक बार सड़क बनती है, साल में 25 बार सड़क नहीं बनती, और एक बार बनाने के बाद बाकी पैसा वो एजुकेशन पे लगाते हैं, हेल्थ पे लगाते हैं, मुल्क को बेहतर करने में लगाते हैं। लेकिन हमारे यहां क्या है? सड़क कागज पे बनती है, मिट जाती है, कागज पे बनती है, मिट जाती है। और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान 21वीं शताब्दी में दुनिया का विश्वगुरु बनने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने जा रहा। और हालत यह है कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहां पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, यानी प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो दिल्ली में। और दिल्ली में देवरी और संगम विहार जैसे इलाके भी हैं जहां 24 घंटे पानी नहीं आता, 24 घंटे में एक बूंद पानी नहीं आता, वहां टैंकर से पानी आता है। और वहां पे मॉडल टाउन के पास एक झुग्गी झोपड़ी है, अगर आप चले जाए वहां तो आप सोच नहीं सकते कि आप हिंदुस्तान के अंदर या इथोपिया के अंदर 4x4 के झोपड़ों के अंदर 10 परिवार रहते हैं। छोटा छोटा बच्चा जो है वो उसी नाली के पानी में खेलता कूदता है, और सीवर का पानी आपके पानी पीने में मिल जाता है। हम दिल्ली को तो संभाल नहीं पाए। 68 साल हो गए। दो बुनियादी चीजें हैं किसी भी मुल्क को सुधारने के लिए, शिक्षा और सेहत। 68 साल बाद भी आज अगर आप सरकारी स्कूलों में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो लगता है कि आप बहुत ही गरीब आदमी होंगे इसलिए पढ़ा रहे हैं, मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। हर आदमी दिल्ली के अंदर चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए बच्चे, ताकि कुछ तो पढ़ा लिखे। हम अपने पॉपुलेशन को हम शिक्षा भी नहीं दे पाए, स्वास्थ्य भी नहीं दे पाए। जिन सरकारी स्कूलों, जिन सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाएं इलाज मुफ्त होना चाहिए, वहां आपको पर्चा लिख के दे दिया जाता, बाहर से दवा ले लीजिए, क्योंकि बाहर वाले से सेटिंग रहती है उनकी। तो रूल ऑफ लॉ हो तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, और अगर भ्रष्टाचार पर रोक लग गई तो आपकी सड़कें 25 साल चलेंगी, आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, आपके समाज के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर सबका मुफ्त इलाज होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगी। लेकिन नहीं, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं कह सकता हूं, मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है जो चुनाव लड़ने के पहले टूटे स्कूटर पे घुमा करते थे, शरीर पे फटी हुई शर्ट होती थी, और 5 साल के बाद वही आदमी बड़ी बड़ी मर्सिडीज, बड़ी बड़ी BMW और ऑडी में घूमने लगा, बड़े बड़े बंगलों में रहने लगा, उसके बैंक बैलेंस करोड़ों अरबों रुपए में हो गए, हजारों करोड़ों रुपए का उसका हिसाब हो गया। क्या 5 साल में उसने कोई ऐसी इंडस्ट्री खोल ली जो एप्पल की तरीके से काम करने लगा था या इन्फोसिस की तरीके से काम कर रहा था? आज तक तो मुझे नहीं पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई पॉलिटिशियन कोई धंधा भी करता है सिवाय राजनीति को धंधा बनाना। एक एक चीज में कट बना हुआ है। जब हमारे एमएलए जीत कर आए तो पता है आपको, पहले दूसरे दिन उन एमएलए को उस इलाके के ब्यूरोक्रेट्स ने क्या कहा, अफसरों ने कहा भाई साहब ये बताइए, जो पिछले वाले एमएलए थे उनको तो हम लोग मिलजुला के महीने में 12 लाख रुपए देते थे और बड़े ईमानदार आदमी थे, कहते थे कभी उन्होंने नहीं मांगा कि हमसे आप पैसे दे दीजिए। 12 लाख की घूस प्रति माह ईमानदारी की मिल्कियत
हिंदुस्तान के एमएलए को, और अगर वो बेईमानी में उतर जाए तो कितना पाएगा आप सोच लीजिए। तो 5 साल के अंदर वो, मैं किसी मर्सिडीज चलाने वाले के खिलाफ नहीं हूं, माफ करिए अगर किसी को मेरी बात नहीं लगी, ना मैं ऑडी में चलने वालों के खिलाफ हूं। जब मैं IBC में मैनेजिंग एडिटर था तो मेरे पास भी बड़ी गाड़ी, मैं भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुका करता था, बिजनेस क्लास से चलता था, लेकिन मैं ईमानदारी का पैसा, खून पसीने का पैसा। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अपने टैलेंट की वजह से ईमानदारी से अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर आप घूस के पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों लोगों को हम घृणा की नजर से देखते हैं, और ऐसे लोगों को बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने अपने हाथ में लिया। और बता दूं, कहीं न कहीं ऊपर बैठा हुआ वो जो भगवान है, जो सबको देखता है, वो हमें मेहरबान देखता है। उसके मन में भी तकलीफ पैदा हो गई, क्योंकि पहली बार जब हमने 2013 का चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी ने लड़ा था, तो सारे राजनीतिक पंडितों ने कहा था अगर 2-3 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और 1 साल बनी हुई पार्टी जिसका ना डंडा था, ना झंडा था, ना दफ्तर था, ना नेता था, ना अनुभव था, ना कुछ था, उसने 1 साल के अंदर 28 सीटें जीती थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे लिखा था, इट इज नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन। और पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी कि भाई दिल्ली के अंदर क्या हो गया, नई पार्टी बन गई जो जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, 28 सीट क्या, आखिर करिश्मा क्या है? करिश्मा इतना सा है कि हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर बदल रहा है, और हिंदुस्तान ये चाहता है कि उसकी मुल्क की शिनाख्त एक बेईमान घुसखोर मुल्क के तौर पर ना हो, उसके बारे में लोग कहें कोई ईमानदार मुल्क है। इसलिए लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने हमको 28 सीटें दी थी। और अगर उनको जरा सा यकीन होता है ये पार्टी जीत सकती है तो 2015 चुनाव में कूदने की जरूरत नहीं पड़ती, उस वक्त ही हमको 70 में से 67 सीटें मिली।